Very good morning to all of you. So today we are just going to continue third lecture of our chapter and that is reproduction. ओके हमने ये रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये हमारे लिए कंपल्सरी क्यों है। तो हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है और ये हमारे लिए कंपल्सरी क्यों है। ये हमारा लाइफ प्रोसेस भी नहीं है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। अगर वो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर ना हो तब हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकता है। फिर भी ये हमारे लिए कंपल्सरी क्यों होता है ये सब हमने देखा था। तो क्यों होता है? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो ये जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है अर्थ पे वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था कि ये जो होमो सैपियंस का जो स्पीसीज है, ये जो ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं अर्थ पे, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो आने वाले 100 साल के बाद यहाँ पे कोई होमो सैपियंस स्पीसीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके तो ये जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है अर्थ पे, इसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। ये हमारा लाइफ प्रोसेस ना मतलब ये हमारा लाइफ प्रोसेस भी नहीं है तब भी ये हमारे लिए कंपल्सरी है और इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इतना एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होने के बाद भी ये लाइफ के लिए उतना ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, तब भी हम लोग इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे थे? क्योंकि ये स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है अर्थ पे, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके ये सब हमने देखा था। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, इसका बेसिक डिफरेंस देखा था। फिर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया था और इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको 2 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों अपोजिट सेक्सेस की होना चाहिए, मेल और फीमेल, जेंडर दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। ओके और वहाँ पे जो ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में एक दूसरे से फ्यूज होता है तब जाके आपका फर्टिलाइजेशन होता है और तब जाके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारा चीज़ हमने वहाँ पे देखा था। फिर हमने एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फिर हमने ये भी देखा कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न है वो फीमेल्स बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन आपका फीमेल्स बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर इन्वायरमेंट में हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न, तो उस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है, खुद ये जो होमो सैपियंस वाला स्पीसीज ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे एनिमल्स, कैट, डॉग, बर्ड्स, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे फिश, ये जो एम्फीबियन हमारा फ्रॉग है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ये अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज करते हैं और उनका गैमेट्स का जो फ्यूज़न होता है वो वाटर के अंदर मतलब उनकी बॉडी के बाहर होता है और उस टाइप्स के फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे। फिर हमने वहाँ पे देखा कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो भी आपका 2 टाइप्स का है। एक उस टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जो फीमेल्स बॉडी होता है ना, जो फीमेल पेरेंट्स होती है वो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देती है, ठीक है।
और कुछ ऐसे फीमेल्स पेरेंट्स बॉडी होता है जो कि डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ नहीं देता है, वो मतलब उनसे पहले एग्स बाहर आता है और फिर वो एग्स जो होता है वो फिर जाके आपका यंग्स वंस में डेवलप होता है। तो जिस केसेस में आपका डायरेक्टली बेबी बर्न होता है उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग विविपोरस बोलते हैं। और जिस केसेस में एनिमल्स एग को लेज करते हैं, लाइक आपका बहुत सारा डॉग्स हुआ, हेन्स हुआ, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि एग को लेज करते हैं, तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग ओविपोरस बोलते हैं। तो हमने देखा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन का 2 टाइप, एक हमारा विविपोरस एनिमल्स जो कि डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ दे रहे थे, और दूसरा हमारा ओविपोरस एनिमल्स जो कि आपका डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ नहीं दे रहे थे, वो लोग एग को लेज कर रहे थे। मतलब वो लोग जैसे कि आप देख सकते हो बर्ड्स में बहुत सारे हेन्स होते हैं, डॉग्स होते हैं और बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली बेबी को बर्न नहीं करते हैं, उनसे पहले अंडा आता है और फिर वो जो एग होता है वो आपका बेबी में कन्वर्ट होता है आगे जाके। तो उस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल्स। ओके, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। प्रीवियस क्लासेस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। उसके अंदर आपका पेयर ऑफ टेस्टिस होता है और उसी टेस्टिस के अंदर हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये चीज़ बॉडी के आउटसाइड रहता है, जो मेल होता है मेल के बॉडीज के आउटसाइड होता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इस वजह से ये जो हमारा स्क्रोटम होता है वो मेल बॉडी के आउटसाइड मिलता है, ताकि वो टेम्परेचर वो टेस्टिस को प्रोवाइड कर सके और वहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके। और वो स्पर्म आपका टेस्टिस से भाषा डिफरेंशिया के थ्रू एजुकुलेटरी डक्ट्स में आता है। पेनिस में जो एजुकुलेटरी डक्ट्स होता है वहाँ पे आता है और फिर उसको फीमेल बॉडीज में विद द हेल्प ऑफ पेनिस इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। और आज हमें स्टार्ट करना है स्पर्म से। आज हम क्या देखेंगे कि स्पर्म जो होता है वो क्या होता है। तो स्पर्म इज अ सिंगल सेल एंड हैज अ 3 पार्ट, a head with a nucleus and a middle piece and a long tail। स्पर्म का आपका 3 पार्ट होता है। एक आपका क्या होता है, हेड होता है जिसमें न्यूक्लियस भी होता है, हेड होता है जिसमें न्यूक्लियस भी होता है। दूसरा हमारा मिडल पार्ट होता है और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा टेल होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा टेल होता है। ओके, एंड द टेल हेल्प्स द स्पर्म टू मूव एंड रीच द एग सेल। और ये टेल का काम क्या होता है, तो ये टेल स्पर्म को हेल्प करता है ताकि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जब इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे मूव कर सके और अपने मूवमेंट के हेल्प से ये ओवम तक पहुँच जाए ताकि वो दोनों के बीच में फ्यूजन हो सके। तो ये टेल जो दिख रहा है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है स्पर्म के केसेस में, क्योंकि ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और इसी मोटिलिटी की वजह से स्पर्म हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जब वो वेजिना में इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ से वो मूव करके यूथरस में जाता है, यूथरस से फैलोपियन ट्यूब में जाता है और तब जाके वो हमारा ओवम से फ्यूज होता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी प्रेगनेंसी होता है। ओके, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है।
ओके तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिगर के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका एक पेयर ऑफ ओवरी होता है। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दो ओवरी देखने को मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में तो एक राइट साइड में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका एक पेयर ऑफ ओवरी होता है। ओके और यहीं पे आपको एक ट्यूब लाइक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देख सकते हैं कि हमें दो यानी एक पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब भी देखने को मिलता है। फिर ये फेलोपियन ट्यूब हमारा फर्दर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसे कंटिन्यू हुआ है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग यूथरस बोलते हैं। और इसी यूथरस के अंदर हमारा बेबी 9 मंथ्स तक डेवलप होता है। ओके और फिर ये यूथरस जो होता है वो नीचे आके आपका थोड़ा नैरो में कन्वर्ट होने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। ये सर्विक्स फिर थोड़ा सा ब्रॉड टाइप्स का होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। यही हमारा पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, यूथरस। और इसी के अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है। फिर यूथरस थोड़ा नैरो में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, वेजाइना। ओके और ये जो ओवरी हमको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो ओवरी दिख रहा है, इसी के अंदर छिपके हमारे फीमेल गैमेट होता है। और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम बोलते हैं और इसको सिंपली हम लोग एग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं और इसको सिंपली हम लोग एग्स भी बोलते हैं। ये हमारा फीमेल गैमेट के ये हमारे ओवरी के अंदर रहते हैं। और हर मंथ ये ओवरी हमारा एक फीमेल गैमेट यानी एक एग ये रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी में आपका ये लेफ्ट साइड वाला ओवरी एग रिलीज किया है, तो फरवरी में हमारा ये राइट साइड वाला ओवरी एग रिलीज करेगा। यानी ओवरऑल बोल सकते हो कि हर महीने फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक हमारा फीमेल गैमेट, एक हमारा एग आता है। वो राइट साइड से भी आ सकता है और लेफ्ट साइड से भी आ सकता है। ओके सीक्वेंस कैसा होता है, अगर इस मंथ लेफ्ट साइड से आया है तो नेक्स्ट मंथ राइट साइड से आएगा, फिर उसके कमिंग वाला मंथ लेफ्ट साइड से आएगा। इस टाइप्स के अल्टरनेट सीक्वेंस में होता है, लेफ्ट राइट ऐसे करके। ओके तो जनरली हमने देख लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स है। फिगर के थ्रू हमने देखा, अब स्टेटमेंट के थ्रू देख ले रहा है। A pair of ovary is situated in the abdominal cavity and produce eggs or ova। और ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आपको दो ओवरी यानी एक पेयर ऑफ ओवरी देखने को मिलता है, ये बॉडी के कौन से पार्ट में लोकेटेड होता है, तो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। जो वेस्ट वाला रीजन है थ्रोसिस कैविटी के नीचे और वेस्ट के ऊपर वाला ये जो रीजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं ना। तो जो हमारा ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये हमारा कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड रहता है। गॉट इट? One of these ovary release one mature ovum after every 4 weeks यानी 1 month। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि
ये जो हमारा ओवरी होता है वो हर महीना एक एक मैच्योर फीमेल गैमेट, यानी उसको एग भी बोल सकते हैं और ओवम भी बोल सकते हैं, वो हमारा ओवरी रिलीज करता है। प्रत्येक मंथ जो हम ओवरी का मेनली काम क्या है, तो हर महीने हर 4 वीक के बाद एक फीमेल गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करना, यही चीज करता है ओवरी। गॉट इट? तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो हमारा ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है और ये हर 4 वीक के बाद एक मैच्योर फीमेल गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करते हैं। गॉट इट? A pair of oviduct or fallopian tubes join the ovary with the uterus. The oviduct carry the eggs from the ovary to the uterus. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब भी वहाँ देखने को मिलेगा और इस फेलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फेलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है हमारा, ये ओवरी को यूथरस से ज्वाइन करता है। आप देख सकते हो यहाँ ओवरी से हमारा फेलोपियन ट्यूब कंटिन्यू होता है और वो कहाँ पे ओपन होता है, तो यूथरस में। तो हमारे फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब मिलता है जिसे आप ओविडक्ट भी बोलते हो, इसका काम क्या होता है, तो ये हमारे ओवरी को यूथरस से कनेक्ट करता है। ओके, और इसका एक और भी काम है कि ये क्या करता है, ओवरी जब हमारा फीमेल गैमेट यानी एग को रिलीज करेगा तो वो फेलोपियन ट्यूब से यूथरस तक उसको लेके आता है। तो फेलोपियन ट्यूब हमारा क्या क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब हमारा जो यूथरस है और जो ओवरी है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और दूसरा उसका काम क्या होता है, तो ये हमारे एग को ओवरी से कैरी करके यूथरस तक लेके आता है। ओके, The uterus or womb is a muscular pear-shaped bag in which the development of the fertilized egg and fetus take place. The lower part of the uterus is called cervix. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो यूथरस है जिसको हम लोग ओम्ब भी बोलते हैं, ये मस्कुलर पियर शेप्ड का बैग लाइक स्ट्रक्चर है और यहीं पे जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट जो कि फर्दर आपका एम्ब्रियो और फीटस में कन्वर्ट होता है, वो सारा डेवलपमेंट हमारा कहाँ होता है, तो ये सारा डेवलपमेंट हमारा ये जो मस्कुलर शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग यूथरस बोल रहे हैं, इसी के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। यानी जो 9 मंथ्स वाला प्रेगनेंसी का पीरियड होता है और उसमें बेबी की डेवलपमेंट होती है, वो सब किसके अंदर होता है, तो वो सब हमारा यूथरस के अंदर होता है। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मदर्स बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट किस ऑर्गन्स में होता है, कहाँ पे होता है, तो ये हमारा यूथरस में होता है। और यूथरस किस टाइप का है, तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर है और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, जिसको ओवरी से कौन लिंक करता है, तो इसको ओवरी से हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है वो इसको लिंक करता है, कनेक्ट करता है। ओके, जैसे आप देख सकते हो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसे ही हम लोग यूथरस बोलते हैं और इसी के अंदर पूरा बेबी का डेवलपमेंट होता है। और ये जो 9 मंथ वाला प्रेगनेंसी पीरियड है इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड्स भी हम लोग बोलते हैं। Next, vagina is a muscular tube into which
द यूथरस ओपन, द वेजाइना रिसीव्स द पेनिस थ्रू विच स्पर्म्स आर डिस्चार्ज इनटू इट। अब यूथरस आपका थोड़ा सा नैरो हो जाता है और वो क्या फॉर्म करता है, तो वो हमारा वेजाइना फॉर्म्ड करता है। तो जैसे यूथरस हमारा मस्कुलर ऑर्गन था, तो सेम वैसे ही हमारा वेजाइना भी क्या है, तो ये भी हमारा मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ से ओपन होता है, तो यूथरस से। और इस वेजाइना का काम क्या होता है, तो ये जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस होता है वो कहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ पे रिसीव होता है, तो ये हमारा वेजाइना के अंदर रिसीव होता है। और इसी के थ्रू जैसे जो हमारा मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसे हम पेनिस बोलते हैं, ये हमारा फीमेल बॉडी में वेजाइना के थ्रू एंटर करता है और यहीं पे जो उसका जो फ्लूइड होता है जिसे हम लोग सीमेन बोलते हैं, जो कि स्पर्म को कंटेन करता है, उसको डिस्चार्ज करता है। और यही यहाँ से स्पर्म हमारा मूव करके यूथरस में जाता है, यूथरस के बाद फेलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर फेलोपियन ट्यूब में उसे फीमेल गैमेट मिल जाता है तो वो उससे फ्यूज होके जाइगोट की फॉर्मेशन करवा देता है, यानी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाता है। अगर बाय द वे वहाँ पे हमारा जो फीमेल गैमेट है जिसे हम एग बोलते हैं, वो हमारा फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट नहीं है और फीमेल बॉडी में स्पर्म एंटर कर गया है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो जो स्पर्म जो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 दिन तक ही सर्वाइव कर सकता है फीमेल बॉडी के अंदर, उसके बाद से वो मर जाता है। ठीक है, वो 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो अगर उसके इंटरवल में फीमेल बॉडी का ओवरी एग को रिलीज कर दिया तब तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, यानी प्रेगनेंसी होगी। अगर नहीं हो रहा है तब वहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन वाला केसेस नहीं होगा। Okay, the egg is a single cell and spherical in shape. It contains nutrition for the developing embryo. और जो हमारा फीमेल गैमेट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग एग बोलते हैं, ये हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा स्फेरिकल शेप का होता है। ओके, और ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, क्योंकि जब आपका एग और स्पर्म एक दूसरे से मिलते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है। वो सेल आपका कंटिन्यूअस डिवाइड होके एक सेल का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसे फॉर्म्ड करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ये सब चीज फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो इनको न्यूट्रिएंट्स कौन देगा, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो जो सेल डिवीजन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब कहाँ से मिलता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो वो हमारा जो फीमेल गैमेट जो एग है वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके अपने पास रखते हैं, और उस टाइम में जब फेलोपियन ट्यूब में रहते हैं तब तक ये वाला न्यूट्रिएंट्स वो लोग यूज करते हैं। और जैसे वो लोग मदर के यूथरस में आ जाते हैं और वहाँ पे इम्प्लांटेशन यानी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है, तब वो लोग न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, तब वो लोग न्यूट्रिएंट्स मदर बॉडी से लेते हैं और जो उनका वेस्ट होता है वो मदर बॉडी को दे देते हैं। ओके, ये सारा प्रोसेस होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। हमने देखा एक पेयर ऑफ ओवरी है, एक पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब है, और वहाँ पे जो हमारा यूथरस है वो एक नैरो मस्कुलर ट्यूब को फॉर्म्ड कर रहा है, उसे हम लोग वेजाइना बोले, जो कि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसी के थ्रू हमारा जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है और यहाँ पे अपना जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जो सीमेन जो कि स्पर्म को कंटेन करता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। और इसी वेजाइना के थ्रू हमारा स्पर्म जो होता है वो मूव करके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और फेलोपियन ट्यूब में अगर हमारा एग रिलीज हुआ रहता है तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी हो जाता है। अगर उस टाइम में एग रिलीज नहीं हुआ होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, ये सब हमने देखा। और अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे एकदम मतलब पूरा हम लोग फोकस करेंगे फर्टिलाइजेशन पे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
For the process of reproduction, the sperms are injected into the vagina of the female's body with the help of penis. फर्टिलाइजेशन के लिए पहला आपका रिक्वायरमेंट क्या है? तो पहला रिक्वायरमेंट यही है कि जो स्पर्म होता है वो कैसे भी फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट होना चाहिए। और वो कैसे इंजेक्ट होता है? तो वो हमारा जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस होता है उसके थ्रू जो मेल गैमेट स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए आपको कि जो मेल गैमेट है स्पर्म वो कैसे भी फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो। और वो कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं? तो वो पेनिस के थ्रू वेजाइना में इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके when the sperm fuse with the egg, fertilization take place inside the female's body। और जब स्पर्म आपका एग से फ्यूज होता है तब जाके आपका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है कि फीमेल के अंदर होता है? तो ये किसके अंदर होता है? तो ये फीमेल्स बॉडी के अंदर होते हैं। फीमेल्स बॉडी के अंदर स्पर्म और एग एक दूसरे से मिलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। देखो हमने पढ़ा था कि स्पर्म न्यूक्लियस कंटेन करता है, फिर उसका एक मिडल पीस होता है, एक हमारा टेल होता है। तो अब देखो न्यूक्लियस का काम क्या होता है। द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म and the eggs fuse to form a zygote which has a single nucleus in the fallopian tube। Zygote is a फर्स्ट सेल ऑफ द इंडिविजुअल। क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और जो एग का न्यूक्लियस होता है वो एक दूसरे से मिल के फ्यूज होके एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन करवाते हैं। और वो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट की फॉर्मेशन कहाँ होती है? ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कहाँ पे होता है? तो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ओके और यही जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट होता है फ्यूज होके एक सेल बनाते हैं, उस सेल को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ये हमारा एक जो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्शन में उसका फर्स्ट सेल है। यही सेल आपका फर्दर डेवलप हो के एक पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। ये एम्ब्रियो बाद में चल के यूथरस में इम्प्लांट होगा और ये एक एक ऑर्गन्स में डेवलप होने लगेगा, हैंड में, लेग्स में, हेड में, नोज में, ईयर्स में। और तब जाके आपका एक नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होगी 9 मंथ में। ओके तो जो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है उनको फर्स्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेल को ही हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और ये कैसे फॉर्म्ड होता है? तो ये मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से फॉर्म्ड होता है। गॉट इट? The zygote divide repeatedly to form a ball of cell. The cells begins to form groups that develop into a tissue and organs. This is called an embryo. The embryo gets attached into the walls of the uterus for the further development. हमें पहले से ही पता है कि एक सेल डिवाइड हो के बहुत सारे सेल्स बनाते हैं और बहुत सारे सेल्स मिला के आपका एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलके ग्रुप ऑर्गन्स बनता है और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके आपका एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो
फर्दर आपका डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाएंगे। ओके, और जब बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। ये एम्ब्रियो हमारे यूथरस में इम्प्लांट होता है और जब इसके अंदर हम अलग अलग ऑर्गन को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये इसका लेग्स है, ये इसका हेड है, तो उस स्टेज को हम लोग फीटस बोल देते हैं। और ये फीटस जब आपका फुल्ली डेवलप हो जाता है, सारे ऑर्गन्स सब चीज़ फुल्ली डेवलप होता है, तब जाके आपका डिलीवरी होता है और उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जाइगोट कंटिन्यूस डिवाइड होके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाता है। ये एम्ब्रियो हमारे यूथरस के अंदर आता है और यूथरस से अब क्या होगा, तो ये यूथरस से यहाँ पे इम्प्लांट होगा। और इम्प्लांटेशन कैसे होगी, तो ये देखते हैं कि इम्प्लांटेशन अब कैसे होगा। A small tube-like structure called placenta grows at the place where the embryo fixes itself to the uterus wall. जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो ट्रैवल करके फ्लोपियन ट्यूब से कहाँ आता है, तो वो यूथरस के अंदर आता है और ये यूथरस से अटैच होने की कोशिश करता है। और यूथरस के जिस पार्ट में हमारा एम्ब्रियो अटैच होता है, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ओके, और इसी प्लेसेंटा से हमारा एम्ब्रियो और यूथरस एक दूसरे से फिक्स होते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा ग्रोज एट द प्लेस वेयर द एम्ब्रियो फिक्स इटसेल्फ टू द यूथरस वॉल। जहाँ पे यूथरस के जिस पार्ट में हमारा एम्ब्रियो फिक्स होता है, वहाँ पे एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होता है और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ओके, और इसी प्लेसेंटा के हेल्प से ये जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए, सेल्स के डिवीजन के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो ये तो खाना खाते नहीं है कि इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स ये लोग कहाँ से लेते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स ये लोग फीमेल बॉडी जो माँ होती है मदर बॉडी से लेते हैं। और मदर बॉडी से कैसे लेते हैं, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं, इसी के हेल्प से ये लोग अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है ये इसी ट्यूब्स के हेल्प से मदर बॉडी को देते हैं और मदर बॉडी अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू इसको बाहर एग्जिट करती हैं। ओके, आफ्टर 8 weeks the main organs like hand, legs, head, eyes are formed in the embryo. फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद यानी 2 मंथ के बाद जो मेन ऑर्गन्स होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जैसे कि हैंड हुआ, लेग्स हुआ, हेड हुआ, आईज हुआ, ये सब क्या है, ये सब मेन ऑर्गन्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। और ये मेन ऑर्गन्स हमारा फर्टिलाइजेशन के 2 मंथ बाद क्या होते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। ओके, तो हैंड, लेग्स, आईज ये सब कब फॉर्म्ड होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट 2 मंथ बाद। ओके, दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो एट विच all bodies part can be identify is called fetus। और एम्ब्रियो का वो स्टेज जिसमें आप उसके हेड्स को, लेग्स को, ये हेड हुआ, लेग्स हुआ, स्टमक हुआ, जो भी ऑर्गन्स है उसको आप आइडेंटिफाई करने लगोगे कि हाँ ये इसका हेड है, ये इसका लेग्स है, ये इसका स्टमक है। ये जब आपको डिफरेंस दिखने लगेगा तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्टेज को हम लोग फीटस बोलते हैं। गॉट इट? फीटस किसे बोलते हैं, तो एम्ब्रियो का वैसा स्टेज जब हम लोग आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि बेबी का ये लेग है, ये हेड है, ये आईज है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फीटस बोलते हैं। ओके,
The fetus derive nutrients through the placenta. The fetus grows slowly and after 36 weeks of development it is ready to be born. और ये जो fetus है वो अपने growth के लिए, अपने development के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? तो मदर बॉडी से लेती है। किसके थ्रू? तो प्लेसेंटा के थ्रू। और आफ्टर 36 वीक यानी 9 मंथ के बाद ये फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, एकदम रेडी हो जाते हैं बॉर्निंग के लिए। मतलब आप ये 36 वीक के बाद 9 मंथ के बाद पूरा फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं। अब कभी भी डिलीवरी वाला केसेस हो सकता है। ओके अब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग सिंपली समझ लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों का जेंडर अपोजिट होना चाहिए, मेल होना चाहिए और फीमेल होना चाहिए। मेल जो है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी। ओके मेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। ओके और ये जो मेल गैमेट होता है वो जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, इसका 3 पार्ट्स होता है। एक इसका हेड होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है, एक मिडल पीस होता है और एक इसका टेल होता है। ठीक है टेल किस चीज़ में हेल्प करता है? तो स्पर्म की मोटिलिटी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है उसमें हेल्प करता है। और जो हमारा फीमेल गैमेट्स होता है, एग्स होता है, वो स्पेरिकल शेप में होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाए और एक सेल से बहुत सारे सेल्स फेलोपियन ट्यूब के अंदर बने तो उसके लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिशन इन्हें फेलोपियन ट्यूब में कहाँ से मिलता है? तो ये जो फीमेल गैमेट के अंदर जो न्यूट्रिशन रिजर्व होता है इसी के थ्रू वो लोग न्यूट्रिशन लेके और वहाँ पे डिवाइड होते हैं। ओके तो फिर आप देख सकते हो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है? हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद आप फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सेल की फॉर्मेशन होती है। उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये जाइगोट हमारा कंटिन्यूअस डिवाइड होगा, डिवाइड होके एक ग्रुप ऑफ सेल्स का बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। अब ये बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कराएंगे। तो जब ये एम्ब्रियो के अंदर हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि ये इसका हेड है, ये इसका लेग्स है, ये इसका नोज है, ये सब चीज़ हम आइडेंटिफाई करने के कैपेबल हो जाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस स्टेज को हम लोग फीटस बोलते हैं। और जब यही फीटस जन्म ले लेते हैं, जब इस अर्थ पे आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। ओके इन्फेंट के बाद चिल्ड्रन के बाद टीनेजर के बाद एडल्ट के बाद ओल्ड एज। ओके ये सारा चीज़ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हमने देखा कि अपने जैसे नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाने के लिए दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन हो रहा था। एक हो रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका मेन जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? प्रेगनेंसी के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसका? तो मेल और फीमेल गैमेट का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैसे भी मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज होना चाहिए, तब भी जाके आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके अंदर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमेट की भी फॉर्मेशन होती है और उसके बावजूद भी वो लोग सेक्सुअल उनके अंदर जो
जो रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं हो पाता, वो लोग प्रेगनेंसी वाले केसेस नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आपस में एक दूसरे से मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हो पा रहे, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे प्रेगनेंसी यानी रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद भी वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए कौन सा टेक्निक आया है हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबीज। ओके, तो आप लोग देख सकते हो, इन सम वुमेन द फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, हेंस द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फेलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पे उनके अंदर तो जो फीमेल गैमेट है, जो एग, उसकी फॉर्मेशन हो रहा है, उनका ओवरी एग को रिलीज कर रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद भी वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फीमेल गैमेट को, ये ओवरी जो है फीमेल गैमेट को रिलीज कर दिया, लेकिन मान लो कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, जाम हो गया, तो अब क्या होगा, अब हमारा एग यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है, और हमारा अगर स्पर्म आया है फीमेल बॉडी के फेलोपियन ट्यूब में, तो ये भी हमारे एग के पास नहीं पहुँच पाएगा। ओके, मतलब क्या है, ये जो फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज की वजह से ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो पाते, और जब तक फ्यूज नहीं होंगे तब तक वहाँ पे प्रेगनेंसी कैसे होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ओके, इस टाइप के केसेस में, इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स में जब प्रॉब्लम्स एराइज होता है, तो उस टाइम में टेस्ट ट्यूब बेबी वाला टेक्निक यूज होता है। तो कुछ ऐसे औरतें हैं जिनमें फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, रिलीज भी हो रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जा रहा है, और फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से उनका जो स्पर्म और जो फीमेल गैमेट है वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो पा रहे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है। तो इस केसेस में क्या होता है, इस केसेस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इन सच केसेस अ टेक्निक कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज ऑल्सो नोन एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी इज यूज्ड। इस केसेस में हमारा एक टेक्निक बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब लैब में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ऐसे केसेस में आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी वाला टेक्निक यूज होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है। देख सकते हो टेस्ट ट्यूब बेबीज, ऐसे बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट्स को रखा जाता है, वो लोग एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करवाते हैं, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाते हैं, और वो एम्ब्रियो आपका फीमेल बॉडीज में बाय द विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर फीमेल के यूथरस में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। पूरा कंप्लीट बेबी की फॉर्मेशन आपका ट्यूब के अंदर नहीं होता है। ओके, जैसे देख सकते हो यहाँ पे इस केसेस में क्या होता है, द मेल स्पर्म एंड द फीमेल एग्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू आवर्स इन अ लेबोरेटरी। इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में आपका जो मेल स्पर्म होता है और जो फीमेल ओवम होते हैं उनको लिया जाएगा और लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाएगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेल का जो एजोकुलेटरी फ्लूइड होता है वही हमारा स्पर्म कंटेंट करता है, तो उस फ्लूइड से हम लोग स्पर्म को लेंगे और फीमेल बॉडी के अंदर आपका ओवरी जो है वो तो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर ही रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा सर्जरी होता है, सर्जरी टाइप का, जैसे हम लोग
सर्जरी टाइप्स का होता है, माइनर ही होता है। उसमें क्या होता है ना कि ऑप्टिकल फाइबर का जो एक ट्यूब होता है, उसी ट्यूब को एब्डोमिनल कैविटी में इंजेक्ट करवाया जाता है। उसके हेल्प से देखते हैं कि ओवरी कहाँ पे है, और वहाँ से ओवरी को निकाल के लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है, और मेल बॉडी के सीमेन से स्पर्म को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पे हमारा जो स्पर्म है और जो एग है वो आपस में एक दूसरे से फर्टिलाइज होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि यहाँ पे जब टेस्ट ट्यूब में हम लोग बहुत सारे फीमेल बॉडी से जो फीमेल गैमेट जो एग होता है उसको निकालते हैं, मेल बॉडी से जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म होता है, उसको भी बहुत हाई नंबर में हम लोग टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, और वो आपस में फ्यूज होके एम्ब्रियो बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेल से हम लोग मेल गैमेट्स को लेते हैं, फीमेल से हम लोग फीमेल गैमेट्स को लेते हैं। तो मेल से मेल गैमेट को कैसे ले सकते हैं, तो वो जो उनका इजोकुलेटरी फ्लूइड होता है जिसे हम लोग सीमेन बोलते हैं, उससे हम लोग मेल गैमेट को लेते हैं। और फीमेल में हल्का सा सर्जरी टाइप का होता है, एब्डोमिनल कैविटी में कट किया जाता है, और एक ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब होता है, उसके हेल्प से हम लोग फीमेल गैमेट्स को बाहर निकालते हैं, और उसको एक ट्यूब के अंदर रखा जाता है। और जो नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स और नंबर ऑफ स्पर्म्स होता है उसका हम लोग ज़्यादा नंबर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक एग लेंगे और एक स्पर्म लेंगे तो वो दोनों फ्यूज ही हो जाए, लेकिन अगर ज़्यादा लेंगे तो मे बी चांसेस है कि वहाँ पे एक दो फ्यूज हो जाए। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ मेल गैमेट्स को और फीमेल गैमेट्स को लेके और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं, ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए। ओके, अगर if fertilization take place, the zygote is allowed to develop in a test tube for about a week, and it is then introduced into a female's uterus for further development. अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, जो स्पर्म है और जो ओवम है वो मिलके जाइगोट की फॉर्मेशन करवा देते हैं, तब वो जाइगोट डिवाइड हो के एक वीक में, लगभग एक वीक में वो जाइगोट डिवाइड हो के ग्रुप ऑफ सेल्स यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा देते हैं। और इस एम्ब्रियो को फिर हम लोग फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं, और ये एम्ब्रियो हमारा फीमेल यूथरस के अंदर, जो हमारा एम्ब्रियो होता है, अगर वो उसमें कम नंबर ऑफ सेल है तो उसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स कंटेन करता है तो उसको यूथरस में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जैसे हमारा एम्ब्रियो यूथरस के यानी या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है, तो वो फीमेल्स बॉडी के अंदर नॉर्मल बेबी के जैसा डेवलप होता है। ओके, यही चीज यहाँ पे बोला गया है, द एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप इनसाइड द ह्यूमन womb like a normal baby. Babies born to this technique are called test tube babies. जैसे आपका लैब में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गया, वो उस एम्ब्रियो को आप फीटस में या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूथरस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वहाँ पे वो नॉर्मल बेबी के जैसा ग्रो करते हैं। ओके, और उस बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस बेबी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। गॉट इट? फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेटामॉर्फोसिस। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब हमारा इस चैप्टर रिप्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, और लास्ट टॉपिक क्या है, मेटामॉर्फोसिस। ओके, we have already learned in an earlier class about the life cycle of a frog and butterfly. These animals reproduce by laying eggs, and the young of these animals look very different from the adult butterfly. The change that occurs during the different stages of butterflies are controlled by two hormones, juvenile hormones and एसिडाइजोन। यहाँ पे क्या, जैसे आप भी देख सकते हो,
आप अगर बटरफ्लाई को देखोगे या फिर फ्रॉग को देखोगे, जिसे हम लोग एम्फीबियन भी बोलते हैं, फ्रॉग को हम लोग एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, एक्वेटिक हैबिटेट में भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक क्या है कि अगर हम फ्रॉग के केसेस में या बटरफ्लाई के केसेस में देखेंगे तो वो जब न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाते हैं तो उनका जो बेबी होता है ना, वो इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में उनके जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है, डिफरेंट दिखता है। जैसे कि अगर होमोसैपियन, अगर ह्यूमन बींग्स है तो उनका जो बेबी होता है, जैसे बेबी बॉर्न करते हैं तो वो एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स के जैसे दिखते हैं, देख के बता सकते हैं कि भाई ये भी होमोसैपियंस है। लेकिन अगर आप फ्रॉग को और बटरफ्लाई के केसेस में देखोगे, जैसे आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे, ये बटरफ्लाई जैसे यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है, इसका एग आपका कैटरपिलर और फ्रॉग, इसको कैटरपिलर और ये जो बटरफ्लाई है, इसको आप देख के बोल सकते हो ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे फ्रॉग के केसेस में भी देख सकते हो, जो फ्रॉग का जो यंग वंस, जो फ्रॉग्स का जो इनिशियल स्टेज होता है, कहाँ गया, फ्रॉग्स एक को लेज करता है, एक आपका टैडपोल में, टैडपोल और फ्रॉग्स एक दूसरे के जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। बाद में ये टैडपोल आपका थोड़ा थोड़ा ग्रो कर करके आपका फ्रॉग मतलब फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, ओके। तो यही चीज़ पे यहाँ पे फोकस करना है मेटामॉर्फोसिस में। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले की क्लासेस में आपने बटरफ्लाई को, जैसे क्लास 7 में आपने बटरफ्लाई और फ्रॉग के लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे हमने देखा है कि ये जो एनिमल्स है वो लोग क्या करते हैं, तो ये लोग डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, ये लोग एग को लेज करते हैं। किस टाइप्स के एनिमल्स है? ओविपोरस, ओके। तो इनका जो The young of these animals look very different from the adult butterfly। तो जो adult butterfly होते हैं या फिर जो adult हमारा frog होता है, इनका जो young ones होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा different दिखते हैं। जैसे आप देख सकते हो butterfly और caterpillar एक दूसरे से कितना different दिखता है, frog और tadpole एक दूसरे से कितना different दिखता है। तो वो लोग बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं और फिर वो लोग थोड़े ग्रो करके डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करते हैं, तब जाके वो लोग मैच्योर होते हैं। और ये जो स्टेजेस है इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इनके अंदर 2 हार्मोन्स होता है, एक्सोबिनियल हार्मोन्स और एक हमारा एसिडाइजोन। इसके हेल्प से ये लोग ग्रो करके फिर एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो बटरफ्लाई, एग, कैटरपिलर से एडल्ट, ओके। वैसे ही आप अगर फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखोगे तो एग आता है, एग के बाद टैडपोल, फिर एडल्ट फ्रॉग। फिगर के थ्रू भी देख सकते हो आप, ओके। The tadpoles looks very different from the adult frogs। जो tadpoles होते हैं वो adult frogs से बहुत ही ज़्यादा different दिखते हैं। And the various changes that occurs in the life cycle of a frogs are controlled by the hormones thyroxine। और ये जो various stages है फ्रॉग के लाइफ साइकिल में, ये किससे कंट्रोल होता है? तो इनके अंदर एक हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। इसी हार्मोन्स की वजह से ये जो डिफरेंट स्टेजेस है फ्रॉग के लाइफ में ये कंट्रोल होते हैं। Both the caterpillars and the tadpole undergo drastic changes before becoming an adult and is called metamorphosis। और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो ये आप देख सकते हो बटरफ्लाई के केसेस में और फ्रॉग के केसेस में कि एडल्ट में कन्वर्ट होने में इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आज के क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के क्लासेस में हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो वहाँ पे एक पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एक यूथरस, सर्विक्स, ये सब मिलके आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे थे। फिर हमने देखा
फिर हमने देखा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी होता है और वहाँ पे एक सेल की फॉर्मेशन होती है। उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट आपका डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो आपका डेवलप्ड होके क्या बनाता है, फीटस, और फीटस के बाद आपका इन्फेंट का फीटस के बाद आपकी डिलीवरी होती है और फिर वो जो बेबी आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। वो इन्फेंट आपका चाइल्ड, चाइल्ड से फिर वो टीनेजर, टीनेजर से एडल्ट, एडल्ट से ओल्ड एज ऐसे करके होता है। ओके, फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं इस मतलब अर्थ पे जिनमें तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट रिलीज भी हो रहा है, ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनका मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं हो सकते, फ्यूज़ नहीं हो पा रहे। और फ्यूज़ ना होने के बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे एक तो आपका क्या है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ रहा है, ब्लॉकेज आने की वजह से जो स्पर्म है वो जो फीमेल गैमेट जो एग है उससे नहीं मिल पा रहा है। तो उस केसेस में क्या करते हैं हम, मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट्स को निकालते हैं, लैब में उसको फ्यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और फिर इसको हम लोग फीमेल्स बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और तब जाके आपका क्या होता है, तब जाके हमारा वहाँ पे जो नॉर्मल बेबी की डेवलपमेंट होती है सेम वैसे ही फीमेल्स बॉडी के अंदर भी डेवलपमेंट होता है। ओके, फिर हमने मेटामॉर्फोसिस देखा। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एग को लीज करते हैं और उनका जो यंग वंस होते हैं वो उनके जो एडल्ट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं। जैसे फ्रॉग में टैडपोल, बटरफ्लाई में कैटरपिलर, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं और ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस में जाते हैं तब जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। और ये चीज़ेस फ्रॉग के केस में थायरोऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है और इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।